नमस्कार और द एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को आसान बनाने जा रहे हैं। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 यानी इनकम डिटर्मिनेशन। हम समझेंगे कि आखिर पूरी इकोनॉमी की इनकम का लेवल डिसाइड होता कैसे है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1929 की महामंदी से। सोच के देखिए, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, मार्केट्स क्रैश कर चुके थे और लाखों लोग बेरोजगार थे। ये संकट इकोनॉमिक्स की पूरी फील्ड के लिए एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और इस संकट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, जिसका जवाब उस वक्त के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के पास बिल्कुल नहीं था। आखिर एक इकोनॉमी इतनी लंबे समय तक इतनी गहरी मंदी में फंसी कैसे रह सकती है? देखिए, क्लासिकल थियरी तो ये कहती थी कि मार्केट सेल्फ करेक्टिंग होते हैं, मतलब सप्लाई और डिमांड अपने आप बैलेंस बना लेते हैं। अगर ये सच था तो फिर लगभग एक डेकेड तक इतनी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी क्यों थी? मार्केट खुद को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा था? और तभी सीन में एंट्री हुई ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स की, जिन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी काम से सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में देखना बंद करना होगा। हमें उसे इन इट्स एंटायरिटी यानी एक पूरे यूनिट के तौर पर देखना होगा। और बस यहीं से मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। ओके, तो केन्स के मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट को डिकोड करना होगा, एग्रीगेट डिमांड। आप इसे पूरी इकोनॉमी को चलाने वाला प्राइमरी इंजन समझ सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड, या जिसे हम एडी कहते हैं, ये है क्या? ये एक इकोनॉमी में बनने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर होने वाली टोटल प्लान स्पेंडिंग है। आसान शब्दों में, एक दिए गए टाइम में सभी सेक्टर्स जैसे हाउस होल्ड्स, कंपनीज जो भी खरीदने का प्लान करते हैं, उसका टोटल सम। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शुरू से समझने के लिए हम एक सिंपल 2 सेक्टर मॉडल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स हैं। इस मॉडल में एग्रीगेट डिमांड 2 चीज़ों से बनती है, सी यानी कंजम्पशन और आई यानी इन्वेस्टमेंट। तो सी का मतलब है कंजम्पशन। ये वो खर्च है जो हाउस होल्ड्स यानी आप और हम जैसे लोग अपनी ज़रूरतों और चाहतों पर करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये खर्च रैंडम नहीं होता। ये मुख्य रूप से इनकम के लेवल पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा खर्च। और इस रिलेशनशिप को कैप्चर करती है ये कंजम्पशन फंक्शन C = C बार प्लस CY। इसे ध्यान से देखिए। इसमें टोटल कंजम्पशन के 2 हिस्से हैं। पहला है C बार, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वो ज़रूरी खर्च है जो जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ता है, भले ही इनकम ज़ीरो क्यों ना हो। और दूसरा पार्ट है CY, जिसमें छोटा सी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बताता है कि हर एक्स्ट्रा रुपी इनकम का कितना हिस्सा लोग खर्च करना पसंद करते हैं। और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ये वो खर्चा है जो फर्म्स नए कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट या फैक्ट्रीज पर करती हैं, ताकि फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अपने इस बेसिक मॉडल के लिए हम मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड यानी ऑटोनोमस है, मतलब ये करंट इनकम के लेवल के साथ बदलता नहीं। तो अब हमारे पास मॉडल के बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं कि ये मिलकर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। ये वो इनकम का लेवल है जहां इकोनॉमी आकर नेचुरली सेटल हो जाती है। एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां टोटल आउटपुट, जिसे हम वाई से दिखाते हैं, टोटल एग्रीगेट डिमांड यानी एडी के बिल्कुल बराबर हो जाए। इसका मतलब साफ है, जितना सामान बन रहा है उतना ही खरीदा भी जा रहा है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझाता है। जरा गौर कीजिए, जब इनकम यानी Y 500 है तो कंजम्पशन है 440 और हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 60। इन दोनों को मिलाकर टोटल डिमांड यानी AD भी 500 हो जाती है। इस पॉइंट पर Y AD के बराबर है और यही है हमारा इक्विलिब्रियम। लेकिन केन्स का सबसे पावरफुल इंसाइट तो अभी आना बाकी है, और वो है द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये सुनने में किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है। जरा सोचिए, अगर फर्म सिर्फ 100 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करती हैं, मान लीजिए एक नई फैक्ट्री बनाकर, तो नेशनल इनकम पर इसका क्या असर होगा? क्या वो भी सिर्फ 100 करोड़ से बढ़ेगी? हैरानी की बात यह है कि जवाब है नहीं। असल में वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, होता क्या है, वो शुरू के 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी की इनकम बनता है, किसी वर्कर की, किसी सप्लायर की या किसी इंजीनियर की। फिर वो लोग उस नई इनकम का एक हिस्सा खर्च करते हैं। उनका खर्च अब किसी और की इनकम बन जाता है, फिर वो भी उसका एक हिस्सा खर्च करता है और ये साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में एक पत्थर फेंकने से रिपल्स बनती हैं जो फैलती चली जाती हैं।
और इन रिपल्स का साइज कितना बड़ा होगा ये डिसाइड करता है मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। तो अगर मान लीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, मतलब लोग हर एक्स्ट्रा इनकम का 80% हिस्सा खर्च करते हैं, तो मल्टीप्लायर होगा 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 करोड़ के शुरुआती इन्वेस्टमेंट से नेशनल इनकम में आखिरकार 500 करोड़ का इजाफा होगा। यानी 100 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही है मल्टीप्लायर की ताकत। तो सवाल ये है कि ये लगभग 90 साल पुरानी थ्योरी आज यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल है। इस मॉडल ने सरकारों को एक नया रास्ता दिखाया। केन्स ने कहा कि जब रिसेशन हो तो सरकारों को हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। वो इकोनॉमी को एक्टिवली मैनेज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकती हैं और करना भी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन में बदलाव। ये मॉडल बताता है कि जब रिसेशन के टाइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो सरकार आगे आ सकती है। वो अपना खर्च बढ़ाकर, जैसे सड़कें या ब्रिजेस बनाने पर, डिमांड पैदा कर सकती है और मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से सरकार का थोड़ा सा खर्च भी इकोनॉमी को एक बड़ा पुश दे सकता है और उसे वापस पटरी पर ला सकता है। और इसी के साथ हम आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर मल्टीप्लायर इतना ही पावरफुल है तो सरकारें हमेशा और ज्यादा पैसा खर्च करके बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर देती? ऐसी स्ट्रैटेजी के क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।